सादर प्रणाम। ससमय उपस्थित हूँ लिली रे की कथा का पाठ करने के लिए। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम लोग लिली रे का जन्म उत्सव मना रहे हैं। मैथिली की अप्रतिम लेखक लिली रे आज 88 वर्ष की हुई हैं और हम सब अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, उन तक अपना प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। उनका लेखन न सिर्फ मैथिली साहित्य अपितु संपूर्ण भारतीय साहित्य में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। और आज मैं हिंदी में आई हूँ लिली रे की कथा का पाठ करने के लिए। मैथिली में हमरा लोकन लिली रे लेखन से परिचित छी, हुनकर कथा से परिचित छी, उपन्यास से परिचित छी और हिंदी भाषी लोग लिली रे के लेखन से ओहि रूप में परिचित भ सकै ताहि दिशा में आइ हम हिंदी में हुनक कथा पाठ करब। आज मुझे 12:30 बजे उनकी कथा का पाठ करना है और मैं लाइव हूँ। मैं प्रतीक्षारत हूँ कि मेरे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़े और मैं लिली रे जी की कथा का पाठ करूँ। आज मैं जिस कथा का पाठ करने जा रही हूँ वह है दुर्वचन, जो विल टेलर की डायरी संग्रह से मैंने चुना है। और इस कथा का पाठ अनुवाद विभा रानी दीदी ने किया है। ये संपूर्ण संग्रह, जिसमें से एक कथा मैं भी आज पढ़ने जा रही हूँ, वाणी प्रकाशन से यह संग्रह प्रकाशित है और हिंदी में इसका अनुवाद विभा रानी दीदी ने किया है। और आज का जो आयोजन है वह भी विभा रानी दीदी ने आयोजित किया है और उस आयोजन में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आभारी हूँ। और आप लोगों के बीच आज लिली रे की जिस कथा का पाठ करूँगी, दुर्वचन, वह हिंदी अनुवाद विभा रानी दीदी का विल टेलर की डायरी संग्रह से, जो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। हमरा लोकन लिली रे लेखन से परिचित छी और ई परिचय के दायरा संपूर्ण विश्व धरि पहुँचाए ओहि दिशा में आइ विभा रानी दीदी जे एकटा प्रयास केलनि अछि, ओहिमे हमहूँ कनि सहयोगी भऽ पाबि रहल छी आ हमरो विभा रानी दीदी अवसर देलनि जे हम हुनकर एकटा कथाक पाठ करी। तो सुनल जाओ। प्रस्तुत है लिली रे जी की कथा दुर्वचन। संजू हरिमाया के पास जब काम पूछने के लिए आया तब हरिमाया ने स्पष्ट कहा, लोग तो चाहिए लेकिन ठीके पर। जैसे ही भीड़ छंटेगी मैं तुम्हें नहीं रखूंगी, वह चाहे जून का मध्य हो या अंत। प्रति सांझ मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगी, जो हम लोग खाते हैं खाने को दूंगी। बीमार पड़ोगे तो नहीं रखूंगी, तुरंत बाहर। काम क्या करना होगा? मेरा हाथ बटाना। बेसन फेंटोगे, प्याज काटोगे, उसे बेसन में सानोगे, मेरे साथ बाजार चलोगे। सौदा ढोने में हाथ बटाओगे, मेरा पूरा परिवार खटता है, तुम भी खटोगे। खबरदार, घर में मुझे छोड़ और किसी का हुक्म नहीं मानोगे, उन सब से बतियाओगे नहीं। हरिमाया का एक बेटा दुकान की खुदरा चाय तमाम हॉलिडे होम में बेचता था, दुकानदार कमीशन देता था। दूसरा बेटा मिस्त्रीगिरी करता था, छोटका दुकानों की चूती छतें मूंदता था, फ्लश ठीक करता था, लोगों के घरों में स्टोवों की मरम्मत करता था। दोनों बेटियां भोर में टाइनी टॉट्स में झाड़ू पोंछे का काम करती थीं। सीजन में नीचे बाजार से रसद तरकारी ढोकर कुली का काम करती थीं। यह समय होता था अतिरिक्त पैसे बनाने का। सब जुट जाते 2 पैसे अधिक बनाने के लिए। वैसे तो हरिमाया दोपहर में आलू और प्याज के पकौड़े तलकर बेचती थी, लेकिन सीजन में सारे दिन कड़ाही चढ़ी ही रहती थी। पटरा उलटकर उस पर लेमन जूस, चनाचूर, मूंगफली के पैकेट भी पसार लेती थी। सब कुछ बिक जाता था।
सीजन में 8:30 बजे रात से पहले कोई भी घर नहीं लौटता था और तब शुरू होती थी लड़ाई कि बर्तन कौन धोएगा। संजू जल्दी खाकर सोना चाहता, इसलिए चुपचाप बर्तन मांजकर हरिमाया के पास रख देता। हरिमाया रसोई चढ़ाती, एक बेटी सब्जी काटती, दूसरी बेटी बिस्तर झाड़ती, एक बेटा अपने कपड़ों पर इस्त्री करता, दूसरा बेटा स्टोव की मरम्मत करता। हरिमाया बड़बड़ाती रहती, बेटे बेटी अपना काम करते हुए जवाब देते जाते। सारा दिन खटते ही रहो, दिन में तो खटो ही, रात में भी खटो, किसी को किसी की कोई फिक्र ही नहीं। तो हम लोग ही कौन सा बैठे रहते हैं, सब तो काम करते हैं। करते हो तो अपने अपने लिए, मुझे किसी के 5 पैसे का भी हाल नहीं मालूम। अपने पेट लायक हम खुद ही कमाते हैं, मैं भी किसी की कमाई नहीं खाता। मुझे तो जब से होश हुआ है बस एक खटना ही याद है। मेरा भी यही हाल है, ऐसी हड्डी छेदने वाली ठंड, सिट सिट करती हवा और ऐसे में जलावन चुनो। बंदर ने जो दौड़ाया था वह आज तक याद है, और वही जलावन की लकड़ी मेरी पीठ पर पड़ी, बिना पूछे एक जरा सी चीनी फांक लेने के कारण। हरिमाया करछुल घुमाकर फेंकती, सब अपनी देह बचा लेते। वे सभी अभ्यस्त थे। हरिमाया चिल्लाती, पापी सब, मरते वक्त कोई पानी भी नहीं देगा, और जब तू मरने लगेगी तो दवा दारू के बदले बस खाली पानी उझल देंगे मुंह में, सो कह देते हैं। रसोई समाप्त हो जाती, थोड़ी देर शांति स्थापित हो जाती, सब स्वाद लेकर खाते। उसके बाद आगामी दिन के काम के बंटवारे के लिए फिर झगड़ा शुरू हो जाता। निपटारे के पहले ही संजू सो जाता, उसे इन सबसे कोई मतलब नहीं था। सुबह नींद टूटती तो सबसे पहले चाय बनाता, अपने अपने हिस्से की पाव रोटी सब शाम में ही खरीद लाते थे। अपनी अपनी कप प्लेट सब खुद ही धोते थे। रसोई का बर्तन पड़ा रहता, सभी जाने के लिए तैयार होते कि फिर घों घों शुरू हो जाता। शनिवार रविवार राशन लाने का दिन रहता, कोई भी अपना काम छोड़कर राशन लाने के लिए तैयार नहीं होता। हरिमाया फुफकार उठती, सारे कार्ड लौटा दूंगी, जब ब्लैक से खरीदना पड़ेगा तब पता चलेगा। मैंने किसी का ठेका नहीं लिया है, जन्मने के लिए सब हड़बड़ाए हुए थे। तुम जन्माने के लिए हड़बड़ाई हुई थी, काम करने के लिए पलटन तैयार किया है। पढ़ते लिखते तब तो अच्छी नौकरी मिलती, कुली से राशन मंगा लेते, फेल करते करते तो यह हाल हो गया। काम से छुट्टी मिलती तब तो पढ़ता और पास करता। कोरिया सब, भगवान के पास जितने अपदार्थ थे सब मेरे ही कोख में फेंक दिया। ऐसी माँ तो 7 दुश्मनों को भी न दे भगवान। 1 घंटा लाइन में खड़े रहो, दूसरा घंटा घर में हिसाब दो। हाँ, 1 रुपया मुझसे गिर पड़ा था तो मुझे चोर कहकर कोई गत बाकी नहीं छोड़ी मेरी। यह किसी का छोड़ती भी है। मंगल से बुध हुआ नहीं कि राशन के लिए पैसे दो। हरिमाया की बेटी बोली। हरिमाया काम छोड़ कमर पर हाथ रख आंखें गुड़ेर कर बोली, खाओगे भी और पैसे भी नहीं दोगे? तुम्हारे रहते ऐसा कभी हो सकता है क्या? दूसरी बेटी ने जोड़ा। दूसरा बेटा क्यों चुप रहता? उसने भी टीप दिया। राशन का दिन शनिचर इतवार और पैसे की रट लगाने लगेगी सोम से ही, और यदि खुले पैसे नहीं है तो बकाया से हाथ धोइए। बकाया? घर में दूसरे खर्चे नहीं हैं? हरिमाया ने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया, समय नहीं था, सब काम पर दौड़ते। हरिमाया एक डोको अपनी पीठ पर, दूसरा संजू की पीठ पर लाद एक दिन राशन और दूसरे दिन किरासिन ले आती। दोनों दिन दुकान लगाने में देरी होती। हरिमाया संजू के पास भन भनाती, कम से कम 10 रुपये की बिक्री हो चुकी रहती अब तक। हरा संग सब, खाली अपनी ही कमाई से मतलब। ऐसी संतान से तो बांझ रहना अच्छा। संजू कोई उत्तर नहीं देता। हरिमाया के पास अपने परिवार के अतिरिक्त 4 बंगले का कार्ड था। बंगले वाले सिर्फ किरासिन और चीनी लेते, बाकी सब हरिमाया का। शर्त थी तेल चीनी घर पहुंचा देने की। सोम मंगल पहुंचाने का दिन होता, कौन पहुंचाए इसे लेकर फिर लड़ाई होती। एक बेटे ने कहा, मेरे पास समय नहीं है,
लोग घूमने के लिए चले जाएंगे तो चाय कौन लेगा? चाय बेचने के बाद पहुंचा देना पड़ेगा। वाह रे, दुकान नहीं जाऊं, कमीशन नहीं लूं, दूसरे दिन बेचने के लिए चाय नहीं लाऊं। बेटा निकल गया। दूसरे बेटे ने पूछने से पहले ही उत्तर दिया, स्नोव्यू होटल का कमरा चू रहा है, देरी होने से दूसरा मिस्त्री रख लेगा, मेरा छूट जाएगा, सीजन का समय है। सभी अपना अपना होटल चुस्त दुरुस्त रखते हैं, वह भी भागा। अब हरिमाया ने दोनों बेटियों को हुक्म दिया, स्कूल के बाद तेल चीनी पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सो कहे देती हूँ। हाँ, तू अच्छी ही कब थी? हाँ, बहुत खराब हूँ मैं, दोनों बहनें पहुंचा आना। मैं 2 दिन नुकसान उठा चुकी हूँ, 20-30 रुपये का नुकसान हो गया होगा मेरा। खाती हो बैल की तरह और काम के वक्त खाली मुंह जोरी। ठीक है, पहुंचा देंगे, तुम्हारे लिए तो हम लोग इंसान नहीं बैल हैं। दोनों बेटियों ने पहुंचाने का जिम्मा ले लिया। राशन के अलावे दूसरे काम भी उभर आते। नल में पानी बंद हो गया तो दूसरी जगह से पानी लाओ, हठात घर चूने लगा या वर्षा में कहीं कहीं से धंस गया। सब मिलकर काम तो करते, मगर मुंह की चरखी चलती रहती। हरिमाया के पास और चाहे चीज की कमी हो, गालियों का अभाव नहीं था। आखिरकार भीड़ छटी। हरिमाया ने संजू से कहा, सीजन खत्म, अब कल से तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, कहाँ जाओगे? अभी कुछ निश्चय नहीं किया है, 2 दिन घूम फिर कर शहर देख लो। अभी वैसी बरसात नहीं है, सावन में मौसम बहुत विकराल हो जाता है। हम लोगों की तरफ तो बरसात में रोपनी होती है। तुम रोपनी करोगे? नहीं, हर साल करता था, सारे पैसे माँ लेती थी, उस पर से ओल जैसे बोल। तो क्या हुआ, आखिरकार माँ है। संजू ने कुड़कर हरिमाया की तरफ देखा। हरिमाया उपदेश देने की मुद्रा में बोली, माँ से बढ़कर सगा कोई नहीं होता है। वो एक कहावत है ना कि एक बेटे ने अपनी माँ को रेत दिया, तब भी माँ के मुंह से यही निकला, बेटे तुम्हारा हाथ तो नहीं दुख रहा? ऐसी माँ सिनेमा में होती है, संजू का उत्तर था। धन्यवाद। ये थी कहानी दुर्वचन, जिसका हिंदी अनुवाद किया था विभा रानी दी ने, और ये बिल टेलर की डायरी संग्रह से ली गई है। आज मुझे कथा का पाठ करना था, कथा की समीक्षा नहीं करनी थी, इसलिए कथा का पाठ आप लोगों के सामने है कथा, और आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आएंगी तो उस पर हम लोग और अधिक इस कहानी पर विचार कर पाएंगे। हाँ, मुख्य बात यह है कि लिली रे के लेखन में जो वैविध्य है, उस वैविध्य को समझने के लिए इस कहानी का चयन मैंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद।